हेलो एवरीबॉडी। आज शुरू करेंगे रूल्स ऑफ प्रोनाउन। रूल्स जानने से पहले थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। नॉर्मली आप कहेंगे प्रोनाउन के बारे में हमें आता है, कोर्स आता होगा, लेकिन यहाँ कुछ नेम यूज होंगे प्रोनाउंस के, तो वो याद होना जरूरी है, समझना जरूरी है। इसलिए मैं शुरू करता हूँ वहीं से। ही, हिज, हिम। देखो ये दो बार हिज क्यों लिखा हो आगे समझ में आ। शी, हर, हर्स, हर, यहाँ हर्स, यहाँ हर, है ना। आई, माई, माइन, मी। अब और ज्यादा समझ में आ गए हो, यहाँ तो एक से लगे होंगे आपको। चलिए। वी, आवर, आवर्स, अस। यू, योर्स, यू। एंड दे, देयर्स, देम। ठीक है। अब ये सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं। अब इनको कैसे बांटा? सबसे पहले आ गए यहाँ पर ही, सी, आई, वी, ये ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं और इनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। लेकिन सब्जेक्टिव केस कम यूज होता है, इसका दूसरा नाम ज्यादा यूज होता है जो है नॉमिनेटिव केस। तो याद रखें, जब भी नॉमिनेटिव केस आएगा तो वो इसका मतलब होगा सब्जेक्ट की तरह से यूज होगा। ओके। दूसरा ग्रुप बनता है इसका, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं पसेसिव केस। पसेसिव में दो टाइप में बढ़ जाता है, एक ये और एक ये। जो फर्स्ट है आपका हिज, हर, माई, आवर, योर एंड देयर, ये हमारे कहलाते हैं पसेसिव एडजेक्टिव। याद रखना ये एडजेक्टिव है, यानी कि नाउन से पहले आएंगे। और ये जो होते हैं हिज, हर्स, माइन, अवर्स, योर्स एंड देयर्स, ये हमारे कहलाते हैं पसेसिव प्रोनाउन, यानी कि इनके साथ नाउन की जरूरत नहीं होगी। ये एक रूल है अपने आप में कि एडजेक्टिव है तो ऑब्वियसली नाउन से पहले आएगा, लेकिन इसके साथ नाउन की जरूरत नहीं हो। ओके। चलिए, और लास्ट ग्रुप बनता है हिम, हर, मी, अस, यू एंड देम। आप जानते हैं ये ऑब्जेक्ट होते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये बताने का मेरा एक मकसद ये था कि जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा नॉमिनेटिव केस में आता है, तो नॉमिनेटिव केस आप समझ जाइए कि सब्जेक्ट के रूप में। उसमें आएगा ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो आप समझ जाइए ऑब्जेक्ट के रूप प्रोनाउन हम। ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स। नॉर्मल वाले रूल्स में यहाँ नहीं बताऊंगा, जो थोड़े एडवांस में है, अच्छे रूल्स हैं उनको बताऊंगा, छोटा मोटी चीज नहीं बताऊंगा और आपको, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टू बी के बाद प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में आता है। पता था नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट के रूप। अगर टू बी लगाए कहीं तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आएगा। जैसे वुड यू लाइक टू बी हिम, क्या तुम उसकी तरह से होना चाहते हो? इसका मीनिंग है क्या तुम उसकी तरह से बनना चाहते हो, उसकी तरह से होना चाहते हो। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। कैसे करेक्ट है? यहां लगा है टू बी, और टू बी के बाद नॉमिनेटिव केस आता है और ये है ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ हिम नहीं आएगा। यहाँ नॉमिनेटिव केस लगाइए, यानी सब्जेक्ट लगाइए। ही, हिम का सब्जेक्ट होगा ही, तो होगा वुड यू लाइक टू बी ही, क्या तुम उसकी तरह से होना चाहते हो। ओके। नेक्स्ट, यदि टू बी से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो तो टू बी के बाद प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में हो। अब देखिए यहाँ एक एक्सेप्शन आ गया कि अगर देखो यहाँ क्या था, टू बी से पहले कोई प्रोनाउन नहीं था। चलिए, तो टू बी के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा, यानी कि सब्जेक्ट के रूप। यहाँ टू बी से पहले कह रहे हैं कि अगर नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है तो टू बी के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। अगर टू बी के आगे और पीछे दोनों तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, फिर वहां नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट मी टू बी हिम, मैं चाहता हूं मैं उस जैसा हो जाऊं। बात वही है, ये वाली बात कह रहा है यहाँ। लेकिन यहाँ देखिए, टू बी से पहले मी आया है जो ऑब्जेक्टिव केस है, और टू बी के बाद ऑब्जेक्ट केस। हाँ जी, तो ये सही है। टू बी के पहले भी ऑब्जेक्ट है तो टू बी के बाद भी ऑब्जेक्ट ही का। ठीक? यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउन एपोजिशन, एपोजिशन क्या होता है? साइड बाय साइड, बगल बगल में, पास पास लगे हों। तो दो या दो से अधिक प्रोनाउन किसी के पास पास लगे हों, साइड बाय साइड लगे हों, की तरह से प्रयोग हो रहे हों, तो वे सदैव नॉमिनेटिव केस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होंगे। जैसे टू ऑफ देम, कॉमा,
हर एंड मी डू नॉट लाइक हिज बिहेवियर। ये सेंटेंस इनकरेक्ट। यहाँ आप देखेंगे टू ऑफ देम कॉमा के बाद हर एंड मी आया, यानी कि ये अपोजिशन टाइप में लगे, साइड बाय साइड, इसकी साइड में लगे हुए। और जब अपोजिशन की तरह से आएंगे तो वो नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इनको सब्जेक्ट बनाए। सही सेंटेंस होगा टू ऑफ देम, कौन कौन, शी एंड आई। ठीक, यहाँ पर हर एंड मी का हो जाएगा शी एंड आई, बाकी सेम है, तो ये हमारा करेक्ट है। सॉरी, इसको काट के करेक्ट कर लेना। ओके, मैंने तो कॉपी पेस्ट किया था इसलिए इनकरेक्ट ही रहे। आगे देखते हैं, पसेसिव प्रोनाउन। मैंने बताया था पसेसिव प्रोनाउन हिज, हर्स, माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स के साथ नाउन नहीं आता। भाई प्रोनाउन है तो ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था, प्रोनाउन है तो नाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके साथ। जबकि पसेसिव एडजेक्टिव हिज, हर, माई, योर, आवर, देयर, ये पसेसिव एडजेक्टिव होता है, के साथ नाउन आता है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पसेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव है तो उसके साथ नाउन होगा, लेकिन प्रोनाउन के साथ नाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे, योर्स कॉलेज इज ग्रेट। अब देखो यहाँ लगा है योर्स, और योर्स जो होता है वो हमारा प्रोनाउन, और तो उसके साथ कॉलेज भी लगा दिया जो नाउन है। प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं आएगा, ये गलत है इसी कारण से। तो सही क्या बनेगा, योर कॉलेज, योर्स कॉलेज नहीं हो। ठीक? हाँ, ये हो सकता है कि योर्स इज अ ग्रेट कॉलेज। अब देखो योर्स, ये योर्स प्रोनाउन है तो इसके साथ कोई नाउन नहीं, तो यहाँ ये सही है। मीनिंग दोनों का सेम है कि तुम्हारा कॉलेज ग्रेट है, बढ़िया है, अच्छा है। ओके, चलिए, प्रीपोजिशन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में नहीं आएगा, प्रीपोजिशन के रूप का प्रयोग यदि वर्ब से पहले होता है तो बट के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन प्रयोग कर। देखिए ध्यान से रखिएगा, बट प्रीपोजिशन के रूप में आना चाहिए पहले, तो कंजंक्शन के रूप में नहीं आना चाहिए। कंजंक्शन के लिए ये रूल नहीं है, सिर्फ प्रीपोजिशन के लिए। बट का प्रयोग यदि वर्ब से पहले होता है तो बट के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, परंतु यदि बट का प्रयोग वर्ब के बाद हो रहा है तो बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। इसको थोड़ा सा ऐसे फिगर के रूप में देख लें, क्योंकि इसको तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिगर में आसान होगा। देखिए, जो बट होगा वो वर्ब से या तो पहले आएगा या फिर वर्ब से पहले या वर्ब के बाद। अगर बट वर्ब से पहले आ रहा है तो फिर उसके साथ नॉमिनेटिव केस होना चाहिए, और अगर बट वर्ब के बाद आ रहा है तो उसके साथ फिर ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। नोबडी बट मी वॉज एग्री विद हिम। अब यहां देखते हैं बट वर्ब से पहले है या वर्ब के बाद। बट ये रहा और वर्ब ये, तो वर्ब से पहले आया है बट, वर्ब से पहले बट आया है तो इसके साथ फिर यहाँ क्या आना चाहिए, नॉमिनेटिव केस, लेकिन यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। इसको नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट बना दो, क्या हो जाएगा, नोबडी बट आई वॉज एग्री विद हिम। सेंटेंस सही है। और देख लेते हैं, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन हॉल बट आई। अब देखो बट यहाँ आया है, और देखते हैं ये वर्ब से पहले है या बाद में। बाद में तो कुछ है ही नहीं, तो ये पहले, पहले वर्ब है फिर बट है, पहले वर्ब है फिर बट है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। और यहाँ क्या लगा रहा हूं मैं, सब्जेक्टिव केस है, तो ये ऑब्जेक्ट बना दो इसको। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन हॉल बट आई, लेकिन मैं नहीं, हर एक हॉल में प्रेजेंट था लेकिन मैं नहीं। ओके, चलिए सर चलते हैं। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, इसमें एक्सेप्शन भी मिलेगा आपको, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं हम। दे लाफ्ड एट यू एंड आई। अब देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन है हमारा एट, उसके बाद दो प्रोनाउन है हमारे यू एंड आई। तो देखो यू, चलो आपका ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट दोनों ही होता है तो काम कर जाएगा, लेकिन आई सब्जेक्ट है और होना क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाए। दे लाफ्ड एट यू एंड मी, टू बी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट मत मान लें, और ये भी ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस मेरा सही है।
तो प्रीपोजिशन के बाद मोस्टली ऑब्जेक्टिव केस ही आता। जिरंड के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता। जिरंड के बाद प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में आए। टॉकिंग हिम इज नॉट जेंट, उससे बात करना कोई ज्यादा सुखद नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा। तो यहाँ जो टॉकिंग है ये नाउन के रूप में काम कर रहा है जिरंड, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव, तो ये सेंटेंस मेरा सही है। अगर मैं यहाँ ये कर देता कि टॉकिंग ही इज नॉट प्रेजेंट, तो ये गलत हो। तो प्रीपोजिशन और जिरंड दोनों के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। हियरिंग हर वॉज वेरी एनर्जेटिक, तो हियरिंग सुनना हर उसको, तो हियरिंग यहाँ पर जिरंड है जो नाउन की तरह से, सब्जेक्ट की तरह से काम, तो उसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट। ओके, अगर मैं यहाँ सी करता हूं तो गलत हो। यदि तुलना सब्जेक्ट से हो रही है तो एज तथा देन के बाद प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस होगा। यदि तुलना यानी कंपैरिजन जो है सब्जेक्ट से हो रहा है तो सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस का मतलब सब्जेक्ट। और यदि कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है तो एज या देन के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव। क्योंकि देखो कंपैरिजन का एक सिंपल सा कंडीशन है, वो ये है कि कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीजों के बीच में ही होता है। अगर चीजें अलग अलग टाइप की हैं तो उनमें फिर कोई एक क्वालिटी कॉमन होनी चाहिए। आपने डिग्री पढ़ी होंगी तो आपको बताया गया, ठीक है। और वही रूल यहाँ लगता है कि अगर सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है तो फिर सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। ऐसा नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से कर दिया, नहीं। कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीजों के बीच में होता है, और अगर चीजें अलग अलग हैं तो उसमें क्वालिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई एक क्वालिटी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो, ही टॉक्स एज फास्ट एज, वो बात करता है इतनी तेज जितना कि मैं। अच्छा, यह किसका कंपैरिजन हो रहा है? वह इतनी तेज बोलता है जितना कि मैं बहुत फास्ट बोलता है। तो मेरा कंपैरिजन हो किससे रहा है? ही से। अब देखो, ही है सब्जेक्ट और कंपैरिजन मेरा हो रहा है ही ऑब्जेक्ट से, तो ये गलत है क्योंकि सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्ट आना चाहिए। सही क्या होगा? ही टॉक्स एज फास्ट एज आई का सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से। वी अप्रिशिएट हिम एज मच एज शी, हम प्रशंसा करते हैं उसकी उतना ज्यादा जितना कि उसकी। तो अब उसकी कंपैरिजन किससे? इससे। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से नहीं होगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। तो इसको ऑब्जेक्ट बनाइएगा, हो जाएगा वी अप्रिशिएट हिम एज मच एज हर। सेंटेंस मेरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यद कलेक्टिव नाउन जानते हैं कि वो कलेक्ट से बनते हैं। कलेक्ट माने इकट्ठा करना, तो वो नाउन जो कुछ चीजों को इकट्ठा करके बनाया जाए वो कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट एमएलएज और एमपीज को इकट्ठा करके बनाई, क्लास स्टूडेंट को इकट्ठा करके, जूरी जजों को इकट्ठा करके जूरी बनाई जाती है। पहले चलता था ये वर्ड, अब नहीं चलता, तो वो कलेक्टिव। कमेटी बहुत से लोगों को इकट्ठा करके बनाई जाती है, तो वो कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब इकट्ठा करके बनाना। अब आप लोगों ने से तो पढ़ रखा होगा कि अगर कलेक्टिव नाउन दोनों तरह से काम करता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, तो वो तो मैं रूल आपको यहाँ नहीं बता। सिंगुलर भी होता है कलेक्टिव नाउन, प्लूरल भी होता है। और चलो थोड़ा सा ये बता दूं कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कब होगा? जब जितने भी मेंबर उसके अंदर हैं, भाई कलेक्ट किए हैं तो कुछ ना कुछ लोग तो होंगे, अगर वो सब एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं तो सिंगुलर होता है। अगर उनके अंदर ओपिनियन बढ़ जाते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कह रहा है, तो फिर वो प्लूरल। लेकिन वो रूल नहीं है, ये अलग है। यदि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के रूप में प्रयोग हो रहा हो तो उसके साथ प्रोनाउन इट, इट्स और इटसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है तो इटसेल्फ लगाएंगे, ठीक है ना। पसेसिव प्रोनाउन लगाना है तो इट्स लगाएंगे, और अगर आपको लगाना है एडजेक्टिव के टाइप में तो यानी पसेसिव तो इट लगाएंगे, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और यदि कलेक्टिव नाउन प्लूरल के रूप में प्रयोग हो रहा है तो उसके साथ प्लूरल प्रोनाउन लगा, ध्यान रखिए।
ऐसा नहीं सिंगुलर हो रहा है तो हिज या हर लगा दें, इट, इट्स या इटसेल्फ वाले ही प्रोनाउन आएंगे। लेकिन अब प्लूरल हो रहा है तो प्लूरल का प्रोनाउन लगेगा, और प्लूरल का प्रोनाउन थर्ड पर्सन में यानी कि दे, देयर, देम उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। द जूरी हैज डिक्लेयर्ड हिज डिसीजन। अब देखो जूरी ने अपना डिसीजन डिक्लेयर कर दिया, यानी कि सब लोग एक मत, एक राय हो गए, एक ओपिनियन पे आ गए। इसका मतलब है ये कलेक्टिव नाउन जो है हमारा वो सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर का ही प्रोनाउन होना चाहिए, तो हमने हिज लगा दिया। कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर है तो फिर उसके साथ इज, इट, इट्स आएगा, तो ये हिज नहीं आएगा, हिज गलत है। जूरी हैज डिक्लेयर इट्स डिसीजन, तो यहाँ जो पसेसिव आएगा वो इट्स आएगा ना his आएगा। ओके, अब देखते हैं। द जूरी डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। जूरी अपनी ओपिनियन में बट गई। बट गई का मतलब अलग अलग हो गई, ओपिनियन सबके अलग अलग हो गई, कोई डिसीजन नहीं ले पाए, तो यहाँ जूरी हो गई हमारी प्लूरल। अब प्लूरल हो गई तो इसके साथ प्लूरल का प्रोनाउन चाहिए, और प्लूरल का प्रोनाउन केवल एक ही बनता है, दे, देयर, देम। तो ये इट्स जो पसेसिव है, ये दे के साथ क्या आता है, देयर, तो यहाँ हो जाएगा देयर ओपिनियन। द जूरी डिवाइडेड इन इट्स नहीं आएगा, देयर। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो इट, इट्स या इटसेल्फ आएगा, और अगर प्लूरल है तो फिर प्लूरल में एक ही रह जाता है, दे, देयर, देम, थर्ड पर्सन में, है ना, दे, देयर, देम, उसी के अकॉर्डिंग हम लगा दें। आगे, यदि ईच सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में या ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हो रहा हो तो ईच सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद ही प्रयोग होता है, पहले नहीं। बात यहाँ ईच की करी जाती है। ईच अगर सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से पहले आए, वो कहाँ लगेगा, तो देखिए, ईच वी वर ग्लैड टू पास द गर्ल। अब यहाँ ईच सब्जेक्ट के साथ है, ठीक है? और यदि ईच सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हो रहा है तो ईच सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद ही प्रयोग होता है, पहले नहीं, और हमने ईच पहले लगाया, तो यहां आएगा ये बाद में। ईच वी नहीं आएगा, वी ईच वर ग्लैड टू पास द, तो ईच हमेशा नाउन या प्रोनाउन जो भी आपका उसके बाद ही है, प्रोनाउन के बाद आएगा, नाउन की तो बात ही मत। प्रिंसिपल पनिश्ड ईच देम फॉर मेकिंग अ नॉइस। अब यहां पर देखेंगे आप, ऑब्जेक्ट के साथ आया है, पहले लग रहा है, नहीं आएगा, बाद में आएगा। बाद में कैसे आएगा, पनिश्ड देम ईच, देम ईच फॉर मेकिंग अ नॉइस, ये सही है। पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है, हो सकता है गलत हो जाए, है ना, ऐसा लगता है गलत तो है, लेकिन नहीं, ये सही है, देम ईच। तो ईच जो है वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बाद आएगा, उनसे पहले ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज और देखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं हो रहा हो तो ईच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद नहीं होता, फिर पहले कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ के बाद फ्रेज आ रहा था, यहाँ भी ईच और देम के बाद फ्रेज आ रहा है, लेकिन अगर बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाए, उसके बाद कुछ हो ही ना, ये मान के चलो आप सेंटेंस में कुछ है ही नहीं, तो फिर पहले प्रयोग हो जाएगा। दे प्रेज्ड देम ईच। अब मैंने कहा था, मैं तो ऊपर पढ़ के आया हूँ रूल्स कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद ही आता है ईच, तो मैंने यहाँ लगा दिया। लेकिन यहाँ देखिए देम ईच के बाद कुछ भी नहीं है, तो इस कंडीशन में ईच पहले आएगा। इस तरह से आएगा, दे प्रेज्ड ईच ऑफ देम, फिर ऑफ का यूज करेंगे, है ना, ईच देम नहीं करेंगे, ईच ऑफ देम। तो ये दो रूल है, थोड़ा सा confusing वाले हैं, कि ईच सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो उससे बाद लगेगा पहले, और अगर लास्ट में आ रहा है उसके बाद कुछ है ही नहीं तो फिर पहले लगेगा, लेकिन उसके साथ ऑफ आएगा। एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाए। देखिए, एवरीबडी वॉज इन द क्लासरूम एक्सेप्ट ही, तो हमारा नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट है, आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्ट आना चाहिए। एवरीबडी वॉज इन द क्लास एक्सेप्ट हिम, उसके बाद यदि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग
यदि वह प्रोनाउन सब्जेक्ट से संबंधित तो। कैसे? शी मस्ट प्रोवाइड फॉर हरसेल्फ। अब देखिए, यदि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है तो आप यहां देखेंगे वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगी, मेरा वर्ब और ये रही प्रीपोजिशन। बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनमें प्रीपोजिशन चलती है वर्ब के साथ में, तो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया साहब, सेल्फ। यदि वह प्रोनाउन सब्जेक्ट से संबंध, अगर ये प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके लिए है तो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर ये किसी और के लिए आ रहा है, सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है, तो फिर नहीं लगेगा। शी मस्ट प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स। अब देखो, आप कहेंगे वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन देखो, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके लिए आया था? हरसेल्फ किसके लिए आया था? सी, सब्जेक्ट से संबंधित, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। ये कह रहा है शी मस्ट प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स, उनके लिए। अब ये देमसेल्व्स सी के लिए नहीं है, तो ये मेरा सेंटेंस गलत। फिर यहां पर आएगा हमारा सी मस्ट प्रोवाइड फॉर देम, ऑब्जेक्ट आएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बड़ा सिंपल सा है कि वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, लेकिन किस कंडीशन में? कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट से ही संबंधित होना चाहिए, सब्जेक्ट के लिए ही आना। लेकिन अगर वो प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए नहीं आ रहा, तो फिर वहां हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, उस कंडीशन में केवल ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, काम करता हूं। बाय।